वेलकम टू अवर चैनल फोकस क्लासेस। तो क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? नहीं तो उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप पूरा अपना टाइम पढ़ाई में यूटिलाइज कर रहे होंगे। जितना आप पढ़ने में देते हैं स्पेशली उतना तो कर ही रहे होंगे। तो आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में? तो आज हम करने वाले हैं जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सा? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज हम बहुत कुछ जान चुके हैं इस चैप्टर के बारे में। हम सेल, सभी सेल, ऑर्गेनल सेल के बारे में मोस्टली ऑलमोस्ट सब कुछ जान चुके हैं। तो आज हम इस चैप्टर का स्वाहा करने वाले हैं। इसका मतलब आज ये चैप्टर खत्म होने वाला है। खुशी की बात है, खुश हो जाओ, फाइनली एक चैप्टर आज खत्म हो रहा है आपका। तो सेल है क्या ये हम पढ़ चुके, सेल में कितने ऑर्गेनल्स थे ये हम पढ़ चुके, सब कुछ पढ़ चुके। लेकिन अभी हमारे इसमें 3 टॉपिक रह गए थे। वो टॉपिक क्या क्या थे बताइए? लास्ट टाइम आपसे बात की थी कि आपको नेक्स्ट सेशन में क्या क्या पढ़ाएंगे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज सेल डिवीज़न। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जो आपको बताया था कि प्लांट सेल थोड़ी अलग होती है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। और इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं ये भी हम बताएंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसमें सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या है? तो सेल का डिवाइड होना मतलब सेल का टूटना। टूटना यानी कि एक चीज़ है उससे हमें 2 चीज़, लेकिन हमें बिल्कुल उसी तरीके की पूरी मिल जाए, तो वो क्या है हमारा सेल डिवीज़न। एक सेल से हमें 2 सेल मिल जाएं, 2 से ज़्यादा सेल मिल जाएं, तो उसे क्या बोलेंगे हम? सेल डिवीज़न। ओके, सो डिवीज़न ऑफ सेल इनटू न्यू सेल। डिवीज़न हो रहा है किसका? सेल्स का। किस में? नई सेल्स में। एक सेल है और उससे हमें नई 2 सेल मिल रही हैं, 2 से ज़्यादा सेल मिल रही हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम? सेल डिवीज़न। तो ये तो हमने पढ़ लिया सेल डिवीज़न है क्या। अब सेल डिवीज़न होता ही क्यों है, क्या ज़रूरत है सेल डिवीज़न की? भाई देखो, हमारी बॉडी में जो कुछ हो रहा है ना, अननेसेसरी कुछ नहीं है, सब कुछ नेसेसरी है। वो बात अलग है जो हम करते हैं उसमें हमारे अननेसेसरी काम बहुत होंगे, लेकिन हमारी बॉडी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो उसके लिए अननेसेसरी हो। तो सेल डिवीज़न का पर्पस क्या है? फर्स्ट है इसमें ग्रोथ ऑफ सेल। सेल की ग्रोथ। यहाँ पे वैसे सेल की जगह हम लगा लें इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की जगह आप पूरी बॉडी लगा दो, वैसे किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी। तो ग्रोथ ऑफ बॉडी या फिर रिप्लेस ओल्ड एंड इंजर्ड टिश्यू या सेल्स। इसका मतलब क्या है? ग्रोथ ऑफ बॉडी, लाइक आपने देखा है कुछ छोटा सा बेबी, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो बहुत छोटा सा होगा, लेकिन वो कुछ जब वो मतलब बहुत ही छोटा होगा, न्यू बॉर्न होगा बिल्कुल, तो बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करता है। वो ग्रोथ कैसे कर रहा है? उसकी बॉडी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ग्रोथ कर रही हैं जिसकी वजह से उसका साइज भी बढ़ रहा है? बताओ। तो वो क्या है? सेल जो है उसकी बॉडी। हमारी बॉडी है, बच्चा है, कोई भी है, बना किससे है? सेल से बना है। तो उसकी जो सेल्स है ना वो डिवाइड करती जाती हैं। लाइक अब एक सेल थी, अब यहाँ पे उसने डिवाइड करके और बन गई, और बन गई, और बन गई। तो ये क्या करेंगी? हमारी बॉडी में वॉल्यूम बढ़ाएंगी, शेप साइज चेंज करेंगी। तो इससे क्या हुआ? सेल डिवाइड हुई और उसने ग्रोथ करके बॉडी बढ़ा दी, बॉडी का साइज इंक्रीज कर दिया। सेकेंड, रिप्लेस ओल्ड एंड इंजर्ड सेल। अगर कोई सेल ओल्ड हो जाए या डेड हो जाए या किसी भी तरीके से इंजर्ड हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उस सेल का हटाना और उसकी जगह एक नई सेल का आना किससे होगा? सेल डिवीज़न से होगा। अब आप खुद सोचो, अगर आपकी स्किन यहाँ से कट जाती है तो कटने के बाद वो कुछ टाइम बाद खुद से फिल कैसे हो जाती है, खुद से नॉर्मल कैसे हो जाती है? कभी सोचा है? किसी किसी के हाथ पैरों में इस मौसम में स्किन रिमूव होती है। तो स्किन रिमूव होने का मतलब क्या है? जो ओल्ड सेल्स है, जो हमारी ओल्ड लेयर है हमारे हाथों पर, हमारे बॉडी पर या हमारे पैरों पर, तो वो रिमूव हो रही होती है। उसकी जगह नई सेल्स हैं वो डिवाइड होकर न्यू सेल्स फॉर्म होंगी और पूरे ही हाथ में हमारे न्यू लेयर फॉर्म हो जाती है। तो वो किससे हुआ? सेल डिवीज़न से होगा। जो हमारी पुरानी सेल्स हैं, जो डेड सेल्स हैं, जो खराब हो चुकी हैं, उनको रिप्लेस करती हैं और नई सेल्स आ जाती हैं। ओके, तो ये किससे हो रहा है? सेल डिवीज़न से हो रहा है। लाइक अभी आपको बताया था ना कि अगर बॉडी में कहीं भी कट लग जाता है तो कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाता है। ठीक होने का मतलब क्या है? सेल डिवाइड हुई और सेल डिवाइड होने के बाद वो वाली जगह पे और नई सेल्स आ जाती हैं और वो पूरी क्लोज हो जाती है। ओके, ये किसके थ्रू हुआ? सेल डिवीज़न। अब इसके बाद इसमें हाँ एक और आएगा, गैमेट फॉर्मेशन। थर्ड लिखो, गैमेट फॉर्मेशन।
तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए भी सेल डिवीजन होता है। गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है इस क्लास के बिल्कुल एंड में मैं आपको समझाऊंगी। फिर है आपका ये जो सेल डिवीजन होता है 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है इसमें माइटोसिस एंड सेकंड है मियोसिस। तो माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है? माइटोसिस 1 सेल डिवीजन अकर, इसमें एक बार सेल डिवीजन होता है, एक सेल है एक बार डिवाइड करेगी और न्यू सेल हमें मिल जाएगी। लेकिन जो मियोसिस होता है उसमें हमें 2 सेल डिवीजन होता है, मतलब 2 बार सेल, एक सेल 2 बार डिवाइड करने के बाद न्यू सेल हमें देगी। सेकेंड 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, जो हमें डॉटर सेल मिलेगी एक, मतलब जो नई सेल मिलने वाली है वो कितनी मिलेंगी? 2 मिलेंगी। इसमें हमें कितनी मिलेंगी? 4 डॉटर सेल मिलेंगी। इसीलिए इतनी देर से मैं आपसे क्या बोल रही थी, हो सकता है एक नई सेल मिल रही हो, मैंने आपसे क्या बोला इसमें क्या था? इनटू न्यू सेल्स, क्या बोला था? 2 या 2 से भी ज़्यादा सेल्स मिल रही हो हमें नई, इसीलिए बोला गया था। क्योंकि यहाँ पे कितनी है, मियोसिस में हमें 4 सेल्स मिलेंगी, जबकि माइटोसिस में हमें 2 डॉटर सेल मिलेंगी। डॉटर सेल्स क्या हैं ये भी आपको बताएंगे अभी। फिर ये जो डॉटर सेल होंगी वो कैसी होंगी? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड होंगी। यहाँ पे डिप्लॉइड क्या मतलब इसकी 2n होगा ये, ठीक है। फिर और ये आइडेंटिकल होंगी, इनको हम पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये इसी का है। अगर आइडेंटिकल का मतलब क्या है, जैसा पैर, ये हाथ हमारा जैसा है ऐसा ही ये हाथ है, तो हमारे हाथ दोनों कैसे हुए? आइडेंटिकल हुए। तो ये कैसी हुई? आइडेंटिकल होगी और डिप्लॉइड होगी। नेक्स्ट मियोसिस में जो हमारी डॉटर सेल मिलेगी वो हैप्लॉइड होगी और डिफरेंट होगी, मतलब नॉन आइडेंटिकल होगी। फिर इसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, माइटोसिस क्यों होती है और मियोसिस क्यों होती है? तो माइटोसिस होगी फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ। रिपेयर एंड ग्रोथ समझ में आ गया? रिपेयर और ग्रोथ करके हमें नई सेल मिल रही होगी। इसके बाद मियोसिस क्या होगी? फॉर गैमेट फॉर्मेशन, जो आपको मुझे अभी समझाना है कि गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है। ओके, ये गैमेट फॉर्मेशन के लिए होगी, ये रिपेयर और ग्रोथ के लिए होगी, ये डिप्लॉइड आइडेंटिकल होगी, जबकि ये वाली हैप्लॉइड और नॉन आइडेंटिकल होगी। ये इसमें हमें 2 डॉटर सेल मिलेंगी और इसमें हमें कितनी मिल रही हैं? 4 डॉटर सेल्स मिल रही हैं। ओके, अब इसके बाद आता है हमारा यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये तीनों ही क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं 2 मार्क्स में। तो और अगर यहीं पे आपके ज़्यादा का बन रहा है तो आप उसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप डायग्राम बता सकते हैं ये। लेकिन हाँ, ये तीनों ही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पर्पज़ से, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। तो डिफरेंस बताना हमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। हो सकता है मोस्टली टीचर ये आपको नहीं कराते हो, क्लास में आपको नहीं कराएं, एनसीईआरटी में भी अलग से नहीं दिया है। लेकिन आप जब यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ रहे हैं, जब आप प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें से आपको पूछा जा सकता है कि इनमें डिफरेंस क्या है। एनिमल सेल पढ़ी है आपने, लेकिन एनिमल प्लांट में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। ओके, तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या है और प्रोकैरियोटिक। अब देखो ये जो मैंने सेल बनाई है, इस सेल में इधर वाला जो पार्ट है ये है यूकैरियोटिक का, और जो इधर वाला पार्ट है वो है प्रोकैरियोटिक का। तो देखो यूकैरियोटिक क्या होता है। यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है, जो बहुत कॉमन इसकी डेफिनेशन है, अभी आपको वो बता रहे हैं। तो जो इनका न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप्ड का मतलब वो अपने सारे काम अच्छे से कर रहा होगा, जबकि प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। आप बोलोगे यार दीदी ये बताओ कि यूकैरियोटिक में कौन आता है और प्रोकैरियोटिक में कौन आता है, मतलब हम आते हैं, एनिमल आते हैं, कौन आता है, ये आप पूछ सकते हो। तो प्रोकैरियोटिक में आते हैं हमारे बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आते हैं प्रोकैरियोटिक में, और बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो सब आते हैं यूकैरियोटिक। बाकी चीज़ें क्या हैं? एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, ये एल्गी हैं, ये सब किस में आएंगे? यूकैरियोट्स में। डिफरेंस समझ में आ गया? आपको बैक्टीरिया आएंगे प्रोकैरियोटिक में, और बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सब किस में आएंगे? यूकैरियोट्स में। यू का मतलब क्या है? यू का मतलब होता है न्यू। कैरियोट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो हमें न्यूक्लियस मिलेगा वो नई प्रजाति का मिलेगा, मतलब बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड होगा, वो अपने काम कर रहा होगा। और प्रो का मतलब क्या होता है? पुराना, यानी कि प्रिमिटिव। कैरियन यानी कि न्यूक्लियस। इनकी जो डेफिनेशन है इनमें ही समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट इसमें होगा न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। हम कॉमनली बोल सकते हैं जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अब इसके लिए देखो,
सेकंड देखो माइटोसिस इज माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कौन था? सेल के पापा पढ़ा था। तो सेल के पापा जी कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसमें क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन यूकैरियोटिक में तो प्रोकैरियोटिक में तो है ही नहीं। इनके पापा कोई काम करते ही नहीं है, क्योंकि इनके समझ जाओ तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एब्सेंट है। फिर आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे सब शॉर्ट टर्म्स यूज किए हैं, आप खुद से फुल फॉर्म आपको पता होगी क्या लिखनी है। तो ER इज प्रेजेंट, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ प्रेजेंट होगी। जब ये प्रेजेंट हो तो यहाँ पर क्या है? प्रोटीन बहुत बनेगी, लेकिन यहाँ पे ER एब्सेंट होगी। ER क्या है? एब्सेंट है। नेक्स्ट लाइसोसोम इज प्रेजेंट। लाइसोसोम क्या है? जो घर की सफाई कर रहा था और ये खुद को भी साफ कर रहा था, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम इज एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट उसमें एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट उसमें एब्सेंट। बस पढ़ते जाओ क्या क्या प्रेजेंट है क्या क्या एब्सेंट है। इसमें मोस्टली चीज़ें एब्सेंट हैं, इसमें मोस्टली चीज़ें प्रेजेंट हैं। आप डिफरेंस बता देंगे, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखो। हाँ, तो देखो इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियोलस होगा, उसमें होगा आपका जेनेटिक मटेरियल। ये आप खुद समझ जाएंगे। न्यूक्लियस आपको रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो ये क्या है? न्यूक्लियस है। और यहाँ पे क्या है? आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये है आपके लाइसोसोम्स। ये है साइटोप्लाज्म। पूरी सेल है तो साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा, ठीक है। और यही जब हम प्रोकैरियोटिक में देखते हैं तो ये क्या है? यहाँ पे क्या नहीं है बताओ? न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन DNA तो होगा। बिना DNA के तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। समझ में आ गया? मतलब हर किसी का माँ बाप तो होंगे, तभी तो DNA होगा। तो इसमें देखो DNA तो है, कैप्सूल है, ये राइबोसोम है, DNA है, सेल बॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, बाकी सब चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब इसमें ना एक और डिफरेंस आता है। आप बोल सकते हो देखो उसमें सेल बॉल प्रेजेंट है, इसमें भी सेल बॉल प्रेजेंट है, लेकिन एक बात, सभी यूकैरियोटिक में सेल बॉल प्रेजेंट नहीं होती है। सेल बॉल नहीं प्रेजेंट होती है। किस में नहीं होती है? एनिमल में कब होती है? हम में सेल बॉल प्रेजेंट है कोई? नहीं है। एनिमल जितने भी हैं उनमें सेल बॉल प्रेजेंट तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? सेल बॉल उनमें प्रेजेंट नहीं होती है। इसलिए अगर आप चाहें, जब आप ये डायग्राम बना रहे हो तो ज़रूरी नहीं आप यहाँ सेल बॉल रिप्रेजेंट करें, ओके। अब इसके बाद डिफरेंस आता है हमारा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल क्या है? सेल बॉल प्रेजेंट होगी प्लांट में, अभी आपको बताया था, लेकिन एनिमल में तो सेल बॉल प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है ही नहीं भाई हमें। इसके बाद लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल। इसमें जो वॉक्यूल बन रहा था, वॉक्यूल क्या कर रहा था? न्यूट्रिशन को और वाटर को एब्जॉर्ब करके या स्टोर करके रख रहा था अपने पास। हमारे पास तो भैया किचन है अच्छी खासी, हम तो अपना खाना किचन में रखेंगे, हम नहीं रख रहे। हम क्या अपनी बॉडी में बांध के रखेंगे? हमें नहीं रखना। लेकिन प्लांट के पास भैया, हर प्लांट के पास आप अलग से एक जगह ही दे दो प्लांट को लगाने के लिए, वही बहुत है। उन्हें किचन बनाने की जगह कौन दे रहा है? कोई नहीं देता। तो इसमें क्या है? प्लांट को तो भैया ज़रूरत है वो अपना खाना भर के रखें। आपने आज पानी लगाया पौधे में, आप भूल गए 8 दिन के लिए, तो वो क्या करेंगे? मर जाएं? मर थोड़ी जाएंगे। तो वो क्या करेंगे? अपना पानी पहले से ही स्टोर करके रखेंगे। उन्हें पता है भाई ये तो आलसी है, ये तो पता नहीं कब आने वाला है। तब तक हम क्या करेंगे? हम अपना पानी एब्जॉर्ब करके रखेंगे, अपना स्टोर करके रखेंगे, जिससे कि हम उसे बाद में यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। तो कौन कौन पेड़ों में पानी लगाता है? लगाते हो? कोई पेड़ पौधे भी लगाते हो या नहीं? पता नहीं आपको टाइम होता होगा या नहीं। तो चलो, इसमें क्या लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल प्रेजेंट है, जबकि इसमें कैसा है? स्मॉल है और या मे भी प्रेजेंट नहीं है, ओके। फिर इसके बाद आता है इसमें गोल्जी बॉडी इज प्रेजेंट एज डिक्टियोसोम। इसमें जो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है वो डिक्टियोसोम की तरह प्रेजेंट होती है। किसमें? प्लांट में। लेकिन एनिमल सेल में प्रोमिनेंट गोल्जी बॉडी, अच्छी खासी गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, इट हैव क्लोरोप्लास्ट। इसके पास प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड पढ़े थे हमने, जिसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, 3 तरह के प्लास्टिड्स थे। तो इसमें जो हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसके काम आता है? जल्दी जल्दी ना रिवाइज किया करो। तो क्लोरोफिल किसके काम आता है? फोटोसिंथेसिस में जब फूड फॉर्म हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट बन रहा था, वाटर एंड CO2 के साथ में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट जब आ रही थी तो हमें क्या मिल रहा था? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मिला था नहीं मिला था?
तो वो क्या था, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन थी। लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। हमें कौन सा भाई, सनलाइट मिले, पानी और कार्बोहाइड्रेट मिले तो हम क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। हम तो किचन में जाते हैं, गैस जलाए, कुछ नहीं आता तो 2 मिनट में मैगी तो तैयार हो ही जाती है, तो मैगी तो खा ही लेते हैं हम। तो हमारे में क्या होता है, प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, जबकि प्लांट्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद आपको बताना था हमें गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन क्या है, तो 1 मिनट वेट करो। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे गैमेट फॉर्मेशन के बारे में। तो गैमेट फॉर्मेशन का मतलब क्या है, गैमेट्स, गैमेट समझ में आता है आपको? 1 मिनट। तो गैमेट क्या है, लाइक एक है मेल और एक है फीमेल। एक आदमी है, एक औरत है, नहीं तो एक राजा, एक था राजा, एक थी रानी। तो यहाँ पे थे नहीं, यहाँ पे हैं, ठीक है। तो एक है मेल, एक है फीमेल, ठीक है। अब मेल के पास होते हैं एक्स वाई गैमेट, फीमेल के पास होते हैं एक्स एक्स गैमेट। ओके, मेल के पास क्या है, एक्स और वाई, फीमेल के पास क्या है, एक्स और एक्स। ये क्या है, गैमेट है। गैमेट का मतलब ये वो चीज़ है, रिप्रोडक्टिव गैमेट, रिप्रोडक्टिव गैमेट्स, ठीक है। जब एक्स वाई और एक्स एक्स, हमने क्या पढ़ा था, सेल पढ़ी है, सेल है, सॉरी हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, सेल की नहीं कर रहे। तो इसके हम अंदर हमने समथिंग इस टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ा था। ये क्या था, क्रोमोसोम था, इसका स्ट्रक्चर आपको बताया था। ये हमारी स्मॉल आर्म थी, ये हमारी लार्ज आर्म थी, ये हमारा सेंट्रोमियर था, और ये पूरा क्या है, ये क्रोमोसोम है। तो ये क्या है, क्रोमोसोम है एक तरीके से, क्रोमोसोम नंबर। तो जो मेल होता है, मेल की बात नहीं, एक का पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल की। तो जो मेल है या फीमेल है, तो सब में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। ओके, इसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन 2n = 46, 2n = 46। अभी हमने पढ़ा था ये क्या है, डिप्लॉयड है, और डिप्लॉयड में क्या हो रहा था, मियोसिस। तो मियोसिस में क्या था, गैमेट फॉर्मेशन, याद आया। तो ये क्या है, 2n, और जब हम इसकी n = करेंगे तो ये होगा 23, n = 23। तो हमारे यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है, n = क्रोमोसोम नंबर, तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे कितना है, 23, और यहाँ पे भी कितना है, 23। अब यहाँ पे क्या होता है, n = 22 तो कॉमन होते हैं मेल और फीमेल दोनों में, एक डिफरेंट होता है, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं x and y, 23 + x y। अब इसमें हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n = 22 + x x, ये है, और इसमें x y है। अब ये जो x y गैमेट है और x x है, इनमें होता है फ्यूज़न, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद जो भी लाइक अगर इसका x आ गया और इसका x आ गया, ठीक है, ये हमें x x मिल गया, या फिर हम माने यहाँ से x आ गया, एक का x y आ गया। इसमें जो हमारी कंडीशन बनेंगी वो तो 4 बनेंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी 2 ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एक x x आ गया, यहाँ पे एक x y आ गया, तो x x क्या बनाएगा, बताओ, फीमेल बनी, और x y से मेल बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेल में क्या होगा, स्पर्म होगा, फीमेल में क्या होगा, एग होगा। तो मेल का स्पर्म आया, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कुछ पता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये क्या है, स्पर्म है, और यहाँ पर क्या है, एग है, ठीक है। ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, ये एग का न्यूक्लियस है, दोनों आए और उनका हुआ मिलन। मिलन होने के बाद वो क्या करेगा, एग के अंदर गया, ठीक है। एग के अंदर जाने के बाद उसने उसमें पेनिट्रेट करके अपना न्यूक्लियस दे दिया। जब ये दोनों न्यूक्लियस मिल गए तो हमें कौन सी कंडीशन मिलेंगी, इनमें से कोई एक। क्या पढ़ा, समझ में आया, कुछ कंफ्यूज हो गए होंगे। एक आदमी है, एक है राजा, एक है रानी, ठीक है। राजा के पास क्रोमोसोम नंबर, मतलब कोई भी मेल हो या फीमेल, एक इंडिविजुअल की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर होते हैं 46, और अगर हम n = n हुआ हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड में करेंगे तो 23।
अगर मेल है, राजा है तो राजा के पास होगा x और y, और यहीं रानी है तो रानी के पास होगा x और x। ठीक है, राजा के पास x y, रानी के पास x x। अब जो राजा है उसके पास क्या होगा, स्पर्म होगा, और जो रानी है तो रानी के पास क्या होगा, एग होगा। तो राजा का स्पर्म, रानी का एग, दोनों आके मिल गए। मिलने के बाद वो हुए फ्यूज, दैट इज फ्यूजन, या फ्यूज लिख लो बस। तो ये क्या हुए, फ्यूज। फ्यूज होने के बाद इन्होंने क्या दे दिया, एक राजकुमार या एक राजकुमारी। तो उनकी अगर राजकुमारी है तो क्या मिलेगा, x, और राजकुमार है तो क्या मिलेगा, x y। तो ये क्या हुआ, इनके गैमेट से हमें क्या मिले, नए गैमेट मिले, नया एक ऑफस्प्रिंग मिला, या नया इनका राजकुमार या राजकुमारी मिल गई। तो ये क्या हुआ, गैमेट का फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। क्लियर है? तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जो किस में होता है, मियोसिस। क्लियर? तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत क्या बोलें, बधाई हो आपको भी। अब इसके बाद तो स्टार्ट करेंगे, कोशिश करूँगी मैं आप लोग बता देते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं बताते हैं तो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम फिजिक्स का चैप्टर। कौन सा, मोशन। ओके, क्योंकि मोस्टली सबके फर्स्ट टर्म वगैरह आने वाले होंगे, फिजिक्स में दिक्कत ज़्यादा होगी, और कोशिश करेंगे उसे ऑन टाइम कंप्लीट कर दें, जिसके बाद केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर आपका आराम से हो जाए। एक तो मतलब तीनों में हो ही जाए आपकी जून तक। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप वो आराम से पूछें, कमेंट करें, उसके आपको आंसर मिलेंगे। और सॉरी, लास्ट क्लास में किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि दीदी आप क्या पढ़ा रहे हो, तो बेटा हम क्लास 9th की बायोलॉजी में आपको द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट कर दी है। अब इसके बाद कल हम मोशन के साथ नई क्लास में आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। मिलते हैं नई क्लास में गतिविधियों के साथ, मतलब मोशन के साथ। बाय।